बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक शॉक करंट के डिफरेंट लेवल्स के लिए ह्यूमन बॉडी कैसे बिहेव करेगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है और टच और स्टेप वोल्टेजेस क्या होती हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक करंट्स ऐसे करंट होंगे जो ह्यूमन बॉडी में से पास होते हैं और बेसिस ऑन द सिवियरिटी वो आइदर ह्यूमन बॉडी को फिज़िकल हार्म पहुंचाते हैं या हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई इनवॉलेंट्री रिएक्शन प्रेजेंट करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द शॉक हम इलेक्ट्रिक शॉक करंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे प्राइमरी शॉक करंट्स और दूसरे होंगे सेकेंडरी शॉक करंट्स। प्राइमरी शॉक करंट्स ऐसे करंट होंगे जो ह्यूमन बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ बर्न्स और ऑर्गन डैमेज की फॉर्म में कोई ना कोई फिजिकल हार्म पहुंचाए। जैसे फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर किसी बॉडी के अंदर से प्राइमरी शॉक करंट पास होता है तो उस इंसान की अगर हार्ट बीट स्टॉप कर जाए या प्रॉपर हार्ट बीट ना हो तो ऐसे करंट को हम कहेंगे प्राइमरी शॉक करंट्स। सेकेंडरी शॉक करंट्स ऐसे करंट होंगे जिनको ह्यूमन बॉडी फील करेगी लेकिन वो ऐसे कोई फिजिकल हार्म नहीं कोई ऐसा फिजिकल हार्म नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जबकि ह्यूमन बॉडी क्योंकि उनको फील करेगी तो इसका मतलब ये है कि इनवॉलंटरी तौर पे हम जिस भी इक्विपमेंट से हमें वो शॉक करंट फील हो रहा होगा उससे हम अपने आप को अलग कर लेंगे। नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है डोर हैंडल्स पे, तो जैसे ही हमारा हाथ लगता है और हमें वो करंट फील होता है तो हम इनवॉलंटरी तौर पे हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ऐसे करंट्स को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी शॉक करंट्स। सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द करंट हम शॉक करंट को स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट शॉक करंट ऐसे करंट होंगे जो कि आपको किसी भी इक्विपमेंट से पहुंच रहे हों या किसी भी लाइन से लग रहा हो। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम फॉल्ट करंट के अलावा देखें तो नॉर्मली उस लाइन में से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी इक्विपमेंट को हाथ लगाते हैं और अगर उस इक्विपमेंट में वो शॉर्ट हुई हुई है या उसके अंदर करंट मौजूद है तो करंट हमारी बॉडी में से भी पास होगा और वो जो करंट पास होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी उसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन होगा, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वही होगी जो सिस्टम के अंदर फ्लो होने वाले करंट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्मोनिक भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो करंट है वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्ज है और हमारे पास इसी का हार्मोनिक हो सकता है 120 का, 180 का, या सब हार्मोनिक्स भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह की फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल का कोई भी करंट हमारी बॉडी में से पास होगा और वो कुछ देर के लिए सस्टेन करे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट करंट। जबकि ऐसे करंट्स जो कि फौरन डमिनिश हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट करंट। ये नॉर्मली कैपेसिटिव करंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से हमें जो करंट लगते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? ट्रांजिएंट करंट होते हैं। सो ये करंट कुछ देर बाद खुद ब खुद जो है वो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट करंट के लेवल्स हैं उनके अगेंस्ट एक पॉपुलेशन का एक सर्टेन पोर्शन किस तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी में से 1 मिली एम्पेयर करंट गुजरे तो हमारी जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी जो बॉडी है वो इस करंट को महसूस करेगी और उसको ये एक टिंगलिंग सेंसेशन के तौर पे महसूस होगी। यानी इससे कोई ऐसा हार्म नहीं पहुंचेगा लेकिन हमारी बॉडी इस करंट को क्या करेगी? फील कर सकती होगी। अगर करंट का मैग्नीट्यूड 1 मिली एम्पेयर और 6 मिली एम्पेयर के दरमियान है तो इन करंट्स को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी शॉक करंट्स और लेट गो करंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि हम यहाँ पे एसी करंट की बात करें और ये जो वैल्यू बताई गई है 1 मिली एम्पेयर या 6 मिली एम्पेयर, तो ये आरएमएस वैल्यू है। सो सेकेंडरी शॉक करंट्स हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसे करंट्स होंगे जिनसे
आपको कोई फिजियोलॉजिकल हार्म नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपकी बॉडी उसको महसूस कर सकेगी और आपकी बॉडी कोई ना कोई इनवॉलेंट्री रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो लेट गो करंट्स और सेकेंडरी शॉक करंट्स ऐसे ही करंट होंगे कि maximum current level at which a human holding an energized conductor can control his or her muscles enough to release it। यानी आपकी बॉडी करंट को महसूस करे और आप आइदर वॉलंटरी या इनवॉलंटरी तौर पे अपने आप को उससे जो एनर्जाइज्ड कंडक्टर उससे क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ऐसे करंट्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी शॉक करंट्स। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो करंट के लेवल दिए गए हैं ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट लेवल है ये एक जेनेरिक वैल्यू दी गई है एक सर्टन पॉपुलेशन के अंदर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन या थ्रू सर्वे ये फाइंड किया गया कि इतने करंट पे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एक सर्टन पॉपुलेशन के अंदर ऐसे बिहेव करती है। इसी तरह अगर हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड 10 से 30 मिली एम्पेयर के दरमियान हो तो इसमें आपका जो है मसल कंट्रोल जो है आप लूज कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल मसल कंट्रोल लूज करने का मतलब ये है कि मे बी आप वॉलेंट्री तौर पे अपने आप को उससे अलग ना करो, लेकिन आप इनवॉलेंट्री तौर पे क्या कर सकते हो, उससे अलग कर सकते हो। अगर ये मैग्नीट्यूड तकरीबन 100 मिली एम्पेयर के करीब पहुंच जाए तो इससे एक कंडीशन अकर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो हार्ट बीट होती है वो एबनॉर्मल वे में एक्ट करती है और इससे आपके जो है जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फेटल हो सकते हैं। यानी खुदा न खास्ता इससे आपका हार्ट यानी ये डेथ भी इससे काज हो सकती है। और अगर करंट का मैग्नीट्यूड 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है सो इससे हमारे पास जो है हार्ट कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है और इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी आ सकते हैं। सो हमने देखा कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए ह्यूमन बॉडी किस तरह से बिहेव करती है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, लेकिन एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए जो नॉर्मल बिहेवियर है वो इन करंट्स के लिए कुछ ऐसा ही होगा। सो अब हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है ये एक बड़ी अहम कंडीशन होती है अगर हम ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी पावर सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे पास जब भी पावर सिस्टम होगा, कोई सब स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो वहाँ पे सबसे जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी कि उससे जो इंसान हैं वो सेफ रहें। सो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी को जो भी इलेक्ट्रिक शॉक से नुकसान पहुंचता है उसको सामने रख के हम ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। सो इसीलिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थ्रेशोल्ड जो होता है वो किसी भी ग्राउंडिंग सिस्टम के जो डिज़ाइन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन कंसर्न होता है। सो अब हमें IEEE ने एक स्टैंडर्ड दिया है। IEEE का जो स्टैंडर्ड 80-2000 है ये हमें जो आपका मैक्सिमम नॉन फिब्रिलेटिंग करंट है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू देता है। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो हमने पहले लेवल्स देखे थे इसमें ये लेवल्स चेंज भी हो सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपका जो भी हम बात करेंगे एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर सर्वे किया जाए 100 लोगों का तो उनमें से मे बी 90-95% लोगों का बिहेवियर ऐसा ही आएगा। सो यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर हम करंट, टाइम और एक ये एम्पेरिकल कांस्टेंट है जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक शॉक से जो एनर्जी बॉडी के अंदर जा रही होती है ये उसको रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास IB क्या है, ये हमारे पास क्या है, RMS मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू बॉडी इन एम्पेयर। TS हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ करंट एक्सपोजर, यानी कितनी देर वो करंट ह्यूमन बॉडी के अंदर से पास होता है। और SB क्या है, एम्पेरिकल कांस्टेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल शॉक एनर्जी टॉलरेटेड बाय अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। सो इसका मतलब ये है कि ये जो है SB
ये एक सर्वेज करके या एक्सपेरिमेंट्स करके एक कांस्टेंट बनाया गया है जो हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक शॉक एनर्जी जो कि एक ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है। यहाँ पे जो टी एस इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 0.03 से 3 सेकंड के दरमियान आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हमारे पास अगर सपोज करें एक सर्टेन पॉपुलेशन का एक हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया है कि इलेक्ट्रिक शॉक एनर्जी इतनी एक बॉडी टॉलरेट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा उससे पहुंचने वाला नुकसान दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक बॉडी में से पास होने वाला करंट, दूसरा वो करंट कितनी देर के लिए ह्यूमन बॉडी में से पास हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है 1, तो हम इसका मतलब ये है कि आई बी और टी एस के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 का यहाँ पे कांस्टेंट अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर कम है तो वो करंट अगर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए सस्टेन रहेगा तब ये आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट अचीव करेंगे। इसी तरह अगर करंट ज़्यादा हो गया है तो करंट का थोड़ी देर रहने का मतलब ये है कि आप ये कांस्टेंट अचीव कर लेंगे। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो टी एस है ये किसके दरमियान में है, 0.03 से 3 सेकंड्स के दरमियान में है। तो इस बेस पे अब हम देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो कितना होगा अगर हम बॉडी के डिफरेंट मैसेज के लिए, यानी अगर हमारे पास बॉडी का वेट 50 केजी है तो उसके लिए हमारे पास ये एस बी एक कांस्टेंट निकलेगा और उसकी बेस पे हम आई बी और टी एस को रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर बॉडी वेट 70 केजी है तो उसके केस में भी हमारा एस बी एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को थ्रू सर्वे या थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हमने फाइंड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम आई बी और टी एस को रिलेट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो तो मिनिमम करंट जिसके ऊपर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अकर हो सकती है, जिसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अकर हो सकती है, वो 50 केजी वेट के लिए हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। अब इसमें जो टी है वो नियरली जो है वो 8.3 मिली सेकेंड से 5 सेकेंड्स के दरमियान में आएगा। यानी आप का यहाँ पे आप हम वही इक्वेशन यूज़ करें अगर आप देखें, यानी हमने क्या किया है कि हम आई बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी एस निकालना चाहते हैं तो हमने टी एस को दूसरी साइड पे डिवाइड कर लिया और क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो हम जब अंडर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट टी एस आ जाएगा। तो कुछ ऐसी इक्वेशन यहाँ पे बनी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो एस बी की वैल्यू है वो 0.116 का स्केयर आएगा। यानी अगर आपको एस बी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर 50 केजी बॉडी वेट तो वो क्या होगी, 0.116 का स्केयर। सो अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक 50 केजी वेट है बॉडी का तो उसके लिए जो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का थ्रेशोल्ड करंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे कि 0.116 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी एस। जबकि जैसे ही बॉडी वेट चेंज होगा तो ऑफ कोर्स बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो अब ये जो कांस्टेंट एस बी है ये डिफरेंट बेसिस पे निकाला गया है, मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन मास चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है ये जैसी बॉडी का वेट चेंज होगा तो ये एस बी कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें अभी जिन दो बॉडी वेट्स के लिए हमने देखना है वो है 50 और 70 केजी, ये नॉर्मल जो बॉडी वेट होता है। इसके अलावा आपकी बोन डेंसिटी और बहुत सारे फीचर्स बॉडी के डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास ये कांस्टेंट कैसे आएगा। तो अगर हमारे पास 70 केजी बॉडी वेट है तो इसके लिए हमारे पास जो एस बी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, 0.157 स्केयर। ये मैं दोबारा बताता चलूं कि यहाँ पे स्केयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके अंदर यहाँ पे आई बी स्केयर है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिंपल आई बी निकाल रहे हो तो इसका मतलब इस अंडर रूट एस बी आ रहा है। तो अब अगर हमारे पास 70 केजी बॉडी वेट है तो हम आई बी किस तरह से निकालेंगे, 0.157 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी एस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कैसे मेजर की जाती है। बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो
दो एक्सट्रीमिटीज के दरमियान फाइंड की जाती है, यानी आपके बॉडी की जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उनके दरमियान में फाइंड की जाएगी। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या बनते हैं, एक हमारा बन सकता है हैंड टू बोथ फीट, और एक हो सकता है 1 फुट से दूसरे फुट के दरमियान में। यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस फाइंड की जा सकती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वो बॉडी की कहाँ पे अकर हो सकती है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में, यानी एक हाथ से पाँव के दरमियान और एक पाँव से दूसरे पाँव के दरमियान। सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से या एक्सपीरियंसेस से ये देखा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये जो वन लेग टू अनदर लेग करंट होता है वो ज़्यादा बियर कर सकती है एज कंपेयर टू वन हैंड टू लेग। यानी जो सेकंड केस है, इस केस में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, कुछ इस तरह से आएगी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो एक हाथ से एक टांग से दूसरी टांग में फ्लो होने वाला करंट या 1 फीट टू अनदर फीट फ्लो होने वाला करंट को ज्यादा टॉलरेट करेगी एज कंपेयर टू वन हैंड टू वन लेग। अब जो जर्नल एक फाइंड की गई है कि जो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस है दो हाथों के दरमियान में ये निकलती है तकरीबन 2300 ओम, जबकि एक हाथ और एक पाँव के दरमियान में जो ये निकलती है, ये कितनी निकलती है, 1100 ओम। सो इन जनरल अगर हमें ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो IEEE ने हमें एक रिकमेंड की है वैल्यू, वो है 1000 ओम। यानी अगर हमने ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें ह्यूमन बॉडी एक सबसे मेन एंटिटी है जिसको कंसिडर करके हम ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे वो 100 ओम्स है, यानी हमने ये 2300 और 1100 ओम्स एज सच यूज़ नहीं करना। तो ये होगी सिंपल आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हम ऑफ कोर्स ज़मीन पे होंगे तो ज़मीन से जो हमारा कांटेक्ट बन रहा होगा थ्रू फीट और थ्रू हैंड्स, वो भी डिटरमिन करेगा कि हम एक्चुअल रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बेयर फुट ज़मीन पे खड़े हैं और ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स हैं या सैंड है या सिंपल सॉइल है वो डिटरमिन करेगी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी। सो ये जो रेजिस्टेंस ये सिंपल किसकी है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी की है, अगर हम बाकी किसी और चीज को कंसिडर ना करें। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस होगी ना, टोटल ब्रांच रेजिस्टेंस जिसको आप कहेंगे, जिसके अंदर आपका जो बॉडी कांटेक्ट है विद इक्विपमेंट और विद अर्थ वो भी काउंट हो रहा होगा। वो कैसे आएगा कि अगर हमारे पास हम हाथ और पाँव के दरमियान, यानी कि एक हैंड और एक फुट के दरमियान में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये कैसे आएगी, 1000, ये जिस तरह की ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस है, प्लस 1.5 इंटू रो एस। यहाँ पे 1.5 रो एस जो है ये हमारे पास जो ये पैरामीटर है ये किससे रिलेट कर रहा है कि आपका कांटेक्ट किस तरह की चीज के साथ है। सो ऐसी वोल्टेज या जब आप किसी भी इक्विपमेंट से, यानी आप जब शॉक करंट फ्रॉम हैंड टू फुट रिसीव कर रहे होंगे तो जो आपके बॉडी के अक्रॉस वोल्टेज आएगी उसको हम क्या कहेंगे, टच वोल्टेज। मैं दोबारा बता देता हूं कि टच वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होगी, ये वो वोल्टेज होगी जो आपके बॉडी के अक्रॉस तब अपीयर होगी जब आपकी बॉडी में से पास होने वाला शॉक करंट फ्रॉम हैंड टू फुट हो। यानी आप जमीन पे खड़े हैं और आपने किसी इक्विपमेंट को हाथ लगाया है तो उस इक्विपमेंट से आपकी बॉडी में से फ्लो करके पाँव के जरिए जमीन के अंदर अगर करंट जा रहा है तो ऐसे जो इस तरह की वोल्टेज जो आपकी बॉडी के क्रॉस अपीयर हो रही होगी वो क्या होगी, टच वोल्टेज। इसी तरह अगर हमारे पास जो हमारी बॉडी में से करंट एक पाँव से दूसरे पाँव के अंदर फ्लो करता है, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगा रहे लेकिन आप दो डिफरेंट पोटेंशियल के जगह पे खड़े हो, एक पाँव आपका सर्टेन पोटेंशियल पे है और दूसरा पाँव एक डिफरेंट पोटेंशियल पे, तो उसका मतलब आपके दोनों पाँव के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
तो अब आपको जो शॉक करंट फील होगा वो किस वजह से होगा, वो स्टेप वोल्टेज की वजह से होगा। तो टच वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होगी, टच वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होगी जो ह्यूमन बॉडी के अक्रॉस तब अपीयर होगी जब ह्यूमन बॉडी में से पास होने वाला शॉक करंट फ्रॉम हैंड टू फुट हो। और स्टेप वोल्टेज वो वोल्टेज होगी जो ह्यूमन बॉडी के अक्रॉस तब अपीयर होगी जब शॉक करंट फ्रॉम वन फुट टू अनदर हो। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस के लिए जो आपकी टोटल ब्रांच रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। यानी अगर आपको जो शॉक करंट है वो हैंड टू फुट मिल रहा है तो आप बॉडी की जो रेजिस्टेंस लेंगे वो 1000 प्लस 1.5 रो एस लेंगे। 1000 बॉडी की जो अपनी रेजिस्टेंस है प्लस 1.5 रो एस का यहाँ पे मतलब है कि जिस चीज के साथ भी आप, जैसे हमारा पाँव जमीन के साथ लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो रो एस होगा जमीन की रेजिस्टिविटी होगी, यानी सॉइल रेजिस्टिविटी होगी। अब यहाँ पे सॉइल रेजिस्टिविटी हम आगे चल के देखेंगे कि सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होगी और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की सरफेस पे आप खड़े हैं ये रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का सामना ये टच वोल्टेज कर रही होगी वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी तरह अगर आप किसी स्टेप वोल्टेज के बियर कर रहे हैं तो वहां पे जो पैरामीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 है, यहाँ पे ये है 1.5, ये 1.5 है। सो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो हमारे पास रो एस है ये क्या है, सॉइल रेजिस्टिविटी है जिसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर्स। सो अभी तक जितना हमने किया उसमें मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स क्लियर करता चलूं कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो बॉडी की रेजिस्टेंस है, सिंपल बॉडी की रेजिस्टेंस, यानी आप उसमें कांटेक्ट को नहीं देख रहे कि हाँ आपके बॉडी किस चीज़ के साथ कांटेक्ट में आ रही है। सिंपल बॉडी की रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड की है वो हम देख चुके हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर डिफरेंट आ रही है। यानी अगर आप हैंड टू हैंड कैलकुलेट करते हैं वो तकरीबन कितनी बनती है, 2300 ओम, और अगर आप हैंड टू फुट कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन कितनी बनती है, 1100 ओम। जबकि जब हमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी होगी तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हम एक ही वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, वो क्या जनरल वैल्यू लेते हैं 1000 ओम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट मैसेस के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस शो हो रही होगी, तो ये आप एक जेनेरिक वैल्यू 1000 यूज करेंगे। आप इसमें एक चीज गौर से देख सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू इनसे ज्यादा नहीं है, यानी ये 1100 से भी कम आ रही है। तो इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंडिंग सिस्टम डिजाइन किया जाएगा वो एक आपका ये कह लें कि मैक्सिमम या सबसे बेस्ट वे में डिज़ाइन किया गया सिस्टम हो सकता है। क्योंकि अगर आप सपोज करें इन दो वैल्यूज़ को लेकर डिज़ाइनिंग करते हो तो मे बी जो और वैल्यूज़ हैं उनके लिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 1100 ओम्स के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं या इवन 2300 के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं तो मे बी कुछ ह्यूमन बॉडी के लिए वो टॉलरेबल ना हो। सो हमने इसलिए एक कम वैल्यू कंसिडर कर ली है। सो अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगी जो कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम जब किसी भी बॉडी को करंट शॉक करंट महसूस होगा तो एक्चुअल में एक पाथ क्रिएट होगा, यानी एक सोर्स होगा और फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी का कांटेक्ट आइदर थ्रू हैंड और फीट होगा, या एक और कांटेक्ट क्या हो सकता है कि आपका कांटेक्ट फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आ रहा हो, यानी फ्रॉम वन फुट टू अनदर फुट, यानी बाय हैंड्स आपका कांटेक्ट ना आ रहा हो। सो अब ये जो बॉडी के को जो रेजिस्टेंस का सॉरी बॉडी के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है ना, इस वोल्टेज को आप कहेंगे टच वोल्टेज और इसको आप क्या बोलेंगे, स्टेप वोल्टेज। और जो ओवरऑल बॉडी अब रेजिस्टेंस प्रेजेंट कर रही होगी वो डिपेंड करेगी कि हम जो अर्थ के साथ या सॉइल के साथ आपका कांटेक्ट बन रहा है वो कैसा है। ठीक है, तो यानी आपकी बॉडी की जो अभी हमने रेजिस्टेंस 1000 ओम देखी है प्लस
जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी की ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बनती है। यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है जिसके अंदर डिफरेंट सरफेसेस के लिए या डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है, सॉइल रेजिस्टिविटी, वो किस तरह की होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि सी वाटर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम है, क्योंकि सी वाटर के अंदर हमें पता है कि सॉल्ट होता है और वहाँ पे आयंस बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कंडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसी तरह अगर हम सबसे नीचे चलते हैं तो हम देखेंगे जो क्रश रॉक्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो हमारे पास सब स्टेशंस होते हैं या जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमने बजरी या क्रश रॉक्स रखी होती हैं, क्योंकि क्रश रॉक्स की वजह से सॉइल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल जो ब्रांच रेजिस्टेंस है वो भी हमने देखा है कि वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमें डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट सॉइल रेजिस्टिविटी का बताया गया है कि अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे ज़्यादा हो जाता है सॉइल के अंदर, आप देख सकते हैं कि वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी हमारे पास क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जब हमारे पास बिल्कुल मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, जिस तरह के क्रश रॉड के अंदर या सैंडी सॉइल के अंदर हमने देखा है, तो वहाँ पे जो हमारे पास आती है रेजिस्टिविटी, वो इन द टर्म्स ऑफ 10⁻⁹ आ रही है, ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता जाता है तो वैसे ही हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है कम होती जाती है। इसकी रीज़न ये है कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी, मॉइस्चर के वजह से वहाँ पे आयंस होंगे जिसकी वजह से या सॉल्ट हो सकता है। और अगर सिंपल क्योंकि अगर सिंपल सॉल्ट है तो उसके अंदर कंडक्शन कम होगी, लेकिन अगर सॉल्ट का सोल्यूशन है तो उसके अंदर कंडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ कि ये हम सिर्फ किसकी बात करें, टॉप सॉइल की। जैसे जैसे आप ज़मीन में डेप्थ में जा रहे होंगे रेजिस्टिविटी तब भी चेंज हो रही होगी और सरफेस पे भी चेंज हो रही होगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एक जगह की रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के अंदर, तो हर कुछ फासले के बाद आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी फ्रॉम अ रेफरेंस, एक अगर आप एक पॉइंट को रेफरेंस लेके मानते हैं चल रहे हैं, तो फ्रॉम रेफरेंस वो रेजिस्टिविटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये जो अभी आपको दिखाया गया है ये क्या है कि अगर आपके पास टॉप सॉइल है तो तब आपके पास रेजिस्टिविटी। इसी तरह अगर आपके पास जो सरफेस है वो सैंडी लूम है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे कम हो रही है। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो हमने रेजिस्टेंस देखी कि ब्रांच रेजिस्टेंस जो होगी इन केस ऑफ टच वोल्टेज और इन केस ऑफ स्टेप वोल्टेज क्या होगी। सो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का जो थ्रेशोल्ड होता है वो हम देख चुके हैं कि हमने करंट की फॉर्म में देखा था। तो मेनली वोल्टेज की फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज़्यादा आसान होती है। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का जो थ्रेशोल्ड है फॉर टच वोल्टेज वो हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास 50 kg की बॉडी है तो उसके लिए अगर हमने वोल्टेज थ्रेशोल्ड फाइंड करना है फॉर टच वोल्टेज, तो वो हम कुछ इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन में और जो हम इससे कबल करंट की फॉर्म में इक्वेशन देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं कि क्या चेंज आया है कि हमने सिंपल क्या किया है, इसको जो ये वाली इक्वेशन है इसको हमने बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, जो ब्रांच रेजिस्टेंस से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये जो 0.116 ओवर √TS ये हमारे पास IB है और इसको हमने RB से मल्टीप्लाई करके V टच निकाल लिया। इसी तरह अगर हमारे पास 70 kg की बॉडी है तो इसके अंदर हमने दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या आ रहा है कि R भी दोनों में सेम है, क्योंकि
टच वोल्टेज के लिए या ये जो रेजिस्टेंस थी वो हमने जो निकाली दोनों में वही हम यूज़ कर रहे हैं 1.5 रो एस यहाँ पे ये टर्म आ रही है। सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, आई बी में चेंज आ रहा है। ये हम पहले देख चुके हैं कि बॉडी मास के चेंज होने की वजह से जो हमारा एस बी कॉन्स्टेंट होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये जो चीज़ आपको दिखाएगी ये किस से है, ये सिंपल आपका अर्थ के साथ कांटेक्ट की बेस पे किया जा रहा है। इसमें आपके पास कोई प्रोटेक्टिव लेयर इस्तेमाल नहीं हो रही। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने पहले टेबल में देखा कि जो डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट सॉइल है उसकी रेजिस्टिविटी कैसे होती है। अब अगर हम हमारा जो बॉडी कांटेक्ट है वो दो मेटल कॉन्टैक्ट्स के दरमियान, यानी अब क्योंकि हम टच वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि अगर हमने हाथ भी एक मेटेलिक कांटेक्ट को लगाया हुआ और हमारा पाँव भी एक मेटेलिक कांटेक्ट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि मेटल कोई भी होगी उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी इसका वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इसमें हम ज़ीरो पुट करके हम क्या कर सकते हैं, मेटल टू मेटल टच वोल्टेज फॉर 50 एंड 70 kg बॉडी हम निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर हमने सिंपल क्या किया कि हमने यहाँ पे रो एस की जगह ज़ीरो पुट किया, तो ये टर्म ज़ीरो हुई और 1000 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए जो मैक्सिमम अलोएबल स्टेप वोल्टेजेस हैं वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये जितना भी हम टेक्स्ट अभी देख रहे हैं ये सारा रिलेट करता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के जो थ्रेशोल्ड है उसके साथ। यानी पहले हमने देखा कि एक हमने मैक्सिमम करंट देखा या वो करंट जिसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन अकर हो सकती है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वो हमने देखा। अब हमने उसी करंट को रिलेट कर दिया है वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम अलोएबल स्टेप वोल्टेज या मैक्सिमम अलोएबल टच वोल्टेज होगी जिसके बाद आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन आ सकती है। स्टेप वोल्टेज के केस में भी हमने सिंपल क्या करना है कि हमने अब ये जो टर्म है इस इक्वेशन का इतना हिस्सा है ये हमारे पास आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा हमारे पास जो ब्रांच रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 50 और 70 kg बॉडी के लिए हमारे पास इक्वेशंस ये इस्तेमाल होंगी। इसी तरह जिस तरह हमने पहले देखा कि अगर हमारे पास मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं तो फिर हम रो एस को क्या कर देंगे, ज़ीरो, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप वोल्टेज है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी हम कम करते जाते हैं, जैसे मेटल टू मेटल के केस में हमने रेजिस्टिविटी बिल्कुल क्या कर दी है, ज़ीरो, तो हमारे पास जो टच और स्टेप वोल्टेज की जो थ्रेशोल्ड है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको कोई डिफाइन नहीं हो सकता कि जी इतना स्टेप वोल्टेज रखनी है। ये वेरी कर होगा आपके कांटेक्ट के ऊपर। यानी फॉर एग्जांपल आपका जो पाँव है और हाथ हैं या दोनों पाँव हैं वो किस तरह की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम अलोएबल स्टेप वोल्टेज और मैक्सिमम अलोएबल टच वोल्टेज क्या होगी। तो हमने देखा कि अगर हम क्रश रॉक्स को यूज़ करें उस केस में यहाँ पे रो एस की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर सकते हैं और उससे जो हमारे पास स्टेप वोल्टेज का जो अलोएबल वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अलोएबल वैल्यू का यहाँ पे ये मतलब है कि इस वैल्यू के बाद, यानी इस वैल्यू से पहले पहले अगर आप वोल्ट फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज निकलती है 1000 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये कि 1000 वोल्ट से पहले पहले अगर वोल्टेज आपकी कोई भी अपीयर हो रही है इन फॉर्म ऑफ स्टेप वोल्टेज तो वो वोल्टेज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही वो वोल्टेज उस 1000 की लिमिट को क्रॉस होगी तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन अकर हो सकती है। अब हम देख सकते हैं कि इन जेनेरिक जो टच वोल्टेज थी उसको रिप्रेजेंट कुछ के इस तरह से किया गया था कि इसमें हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की टर्म थी और आई बी था। ये बेसिकली जो हम इक्वेशंस अभी तक करते रहे हैं उसमें ही ये था। यानी ये हमारे पास टच वोल्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये इस चीज़ को हमने आई बी कहा हुआ था,
जो यहाँ पे आ गया, और ये 1000 हमारे पास बॉडी रेजिस्टेंस थी RB, और ये हमारे पास है RF/2। RF हमारे पास क्या है, ये क्या है, ग्राउंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 फुट विद द प्रेजेंस ऑफ सब स्टेशन ग्राउंडिंग सिस्टम इग्नोर्ड, कि आपका जो भी ग्राउंडिंग सिस्टम अगर आप उसको इग्नोर कर दें, हम देखेंगे ग्राउंडिंग सिस्टम्स किस तरह के होते हैं, किस तरह की ग्राउंडिंग की जाती है। तो फॉर ये पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, यानी आपका ग्राउंडिंग सिस्टम को हमने क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। उसकी बेस पे जो आपके एक पाँव की जो रेजिस्टेंस है, ग्राउंड रेजिस्टेंस, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली जो एक्सपीरियंस से, ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड की, वो 3 रो एस है। तो 3 रो एस का मतलब ये, जब आप यहाँ पे 3 रो एस पुट करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 1.5 रो एस आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ब्रांच रेजिस्टेंस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है, और जो अब बॉडी की रेजिस्टेंस जिसको हमने 1000 ओम कहा हुआ है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ऑफ कोर्स आपके जो पाँव किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही। तो अब ये रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड कर रही होगी कि आइदर आपके जो करंट का फ्लो है वो दोनों पाँव के ज़रिए हो रहा है, या एक हाथ और एक पाँव के ज़रिए हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका होगा, ये आपका 1000 ओम आएगा, और ये आपका अगर फॉर एग्जांपल फ्रॉम हैंड टू फीट हो रहा है, तो आपके पास ये जो होगा, ये आपका RF आएगा। और इन केस ऑफ टच पोटेंशियल, हम इसको हाफ करके रेजिस्टेंस के अंदर उसको ले रहे होंगे। तो हमारे पास जो ब्रांच रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1000 प्लस यहाँ पे ये जो RF बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टैक्ट या सरफेस, उसकी बेस पे यहाँ पे आपका RF आ रहा होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके जो मैक्सिमम टॉलरेबल वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा कि assume the body assume that a human body is part of a 60 hertz electric power circuit for about 0.49 seconds, and that the soil type is average earth. Based on IEEE standard 80-2000, determine tolerable touch potential for 50 kg person, tolerable step potential for 50 kg person, and tolerable touch potential for metal to metal contact if person is 50 kg. सो अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, तो हमें जो डाटा गिवन है उसमें हमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो हमारे पास पावर सिस्टम है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, और हम जो इक्वेशंस ये अभी तक हमने पढ़ी हैं ये 60 हर्ट्ज के लिए ही थी, 50 हर्ट्ज के लिए ये इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक और हमें जो चीज़ बताई गई है कि हमने टॉलरेबल स्टेप टच और मेटल टू मेटल कांटेक्ट के लिए टच पोटेंशियल के जो मैक्सिमम टॉलरेबल वैल्यू वो फाइंड करनी है। सो अब हमने जो करंट टाइम हमें दिया गया है वो हमें क्या दिया हो, 0.49 सेकेंड। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर आने वाले जो फिजिकल इम्पैक्ट है इलेक्ट्रिक शॉक करंट का, वो सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड पर ही नहीं डिपेंड करता, बल्कि वो डिपेंड करता है कि शॉक करंट बॉडी में से कितनी देर के लिए पास हुआ है। सो हमने देखा था कि एक कांस्टेंट निकला था। सो वो कांस्टेंट लाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर शॉक करंट थोड़ी देर के लिए पास हुआ है, तो इसका मतलब अगर शॉक करंट थोड़ा है, तो इसका मतलब अगर वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए पास होगा, तो तब आपके ऊपर वो एक ख़ास फिजिकल इम्पैक्ट आएगा। और हमने ये भी देखा कि अगर शॉक करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और बेशक वो थोड़ी देर के लिए पास हुआ है, तो मे बी वो जो कांस्टेंट है वो आप अचीव कर लो। सो अब यहाँ पे यही है कि जो ये आपको 0.49 सेकंड दिया हुआ है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, जो इक्वेशन हमने अभी देखी थी उनका जो मैक्सिमम टाइम का था वो तकरीबन 5 सेकंड का था। तो ये अब हम उस थ्रेशोल्ड के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है यानी 0.49 सेकंड, उसके लिए देख रहे हैं कि अगर आपका मैक्सिमम इतने टाइम के लिए बॉडी के अंदर से करंट गुजरे, शॉक करंट, तो फिर जो है आपके जो टॉलरेबल टच वोल्टेजेस और स्टेप वोल्टेजेस उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो अब
इसमें एक और जो डाटा आपको जिसको आपने कंसिडर करना है वो है आपको अर्थ टाइप दी होगी या सॉइल टाइप दी होगी। यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज अर्थ है ये हमारे पास सॉइल टाइप है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉब्लम आपको दिया होगा तो आपने ये देखना है कि आप किस तरह की सॉइल टाइप को यूज़ कर रहे हैं, आपको उस टेबल के अंदर से वो वैल्यू पिक करके लिखनी होगी। तो इस प्रॉब्लम के केस में जो हमारे पास एवरेज अर्थ है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तकरीबन बनती है 100 ओम्स मीटर। सो अब इस रेजिस्टिविटी को यूज़ करके और जो टाइम की वैल्यू यूज़ करके हम जो हमने 50 केजी बॉडी के लिए वी टच की एक रिलेशन देखा था उसको यूज़ करके हम वी टच के जो मैक्सिमम अलोएबल वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं 191 वोल्ट निकल रहा है। तो 191 वोल्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये वो वोल्टेज होगी जब एक 50 केजी की बॉडी अगर किसी एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आती है। किस तरह से? अगर किसी भी बॉडी का एक हाथ और एक पांव वो अगर एक कंप्लीट सर्किट क्रिएट कर रहा है और बॉडी के अक्रॉस मैक्सिमम इतनी वोल्टेज हो सकती है जिसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं अकर होगी। जैसे ही आप इस वोल्टेज से क्रॉस करोगे तो फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अकर होने का चांसेस हैं, यानी आपके हाथ और पांव के दरमियान में जो वोल्टेज है वो 191 से जब ज़्यादा होगी तब आपको जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के जो कंडीशन है वो अकर हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शॉक नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिस करंट के मैग्नीट्यूड पे अकर होता है उससे पहले भी हमारी बॉडी शॉक करंट को क्या कर सकती है, फील कर सकती है। तो ये जो खास वैल्यू है ये सिर्फ किसके लिए है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए है। इसी तरह अगर हमारे पास हम देखें कि हमने स्टेप पोटेंशियल फाइंड करना है या स्टेप वोल्टेज फाइंड करनी है, तो जो मैक्सिमम स्टेप वोल्टेज निकलती है वो कितनी निकलती है? 265 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये जो 265 यानी जो स्टेप पोटेंशियल है ये टच पोटेंशियल से ज़्यादा निकला है। ये हम ऑलरेडी इससे कबल देख चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो जो स्टेप होता है या दो टांगों के दरमियान शॉक करंट का पास हो या दो फीट्स के दरमियान जो शॉक करंट पास होता है उसको ज़्यादा टॉलरेट करता है एज कम्पेयर टू फ्रॉम वन हैंड टू वन फुट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 265 वोल्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वो मैक्सिमम अलोएबल वैल्यू है, यानी आपके ये मैक्सिमम अलोएबल वैल्यू है अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी इन कांटेक्ट आती है विद एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट इन द वे कि आपके दोनों पाँव उस इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी आपके हाथ कांटेक्ट में नहीं है बल्कि आपके दोनों पाँव जो है वो एक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी बॉडी में से जो करंट है एक पाँव से दूसरे पाँव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो आपके दोनों पाँव के क्रॉस पोटेंशियल मैक्सिमम अलोएबल है वो कितना है? 265। इस पोटेंशियल तक अगर आपकी बॉडी के क्रॉस ये पोटेंशियल है तो आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन अगर नहीं होगी। जैसे ही आप इस पोटेंशियल से क्रॉस करेंगे तो तब वो कंडीशन अकर हो सकती है। इसी तरह अगर आपने मेटल कॉन्टेक्ट्स के लिए फाइंड करना था, जो तीसरा केस था, उसके लिए फाइंड करने का क्या तरीका हमने देखा था कि हम जो रिलेशंस देखे थे हमने टच और स्टेप वोल्टेज के लिए उनमें हम रो एस 0 कर देते थे। यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि हमने इस इक्वेशन के अंदर जब हमने रो एस 0 किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब आप देख सकते हैं कि 50 केजी के लिए जो आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट का टच पोटेंशियल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 165.7, जो कि कम है इवन इससे। यानी आपके अगर दो आपका टच पोटेंशियल का क्या मतलब है? आपका जो बॉडी हाथ और पाँव के यानी जो आपके दो एक्सट्रीम पॉइंट से कौन से दो एक्सट्रीम पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं? आपका हाथ और पाँव अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी पोटेंशियल के क्रॉस तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल जिसके ऊपर ये एक थ्रेशोल्ड है, इसके बाद आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन अकर हो सकती है। तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट्स में वो हमारे पास कितनी आ रही है? 165.7 वोल्ट।